हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स इस वीडियो में, और उसमें से करेंगे हम लोग, आज इसका लास्ट होगा चैप्टर, और इसमें करेंगे रिएक्शंस, एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्लोरोबेंजीन, इन टॉपिक्स को कवर करना है, जिससे हमारा चैप्टर भी एंड हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अब आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हमें रिएक्शंस में करना है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कंपीटिंग रिएक्शन है, उसके साथ कंपीट करता है। तो कैसे कंपीट करता है तो उसको जरा देखें। यदि हमने यहाँ पर टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लिया और इसका रिएक्शन यदि हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाएं KOH, और इसको स्ट्रॉन्ग बेस में ही रखें, अल्कोहल में ही डिसॉल्व करके लें और फिर हीट करें, तो अल्कोहल में हमारा KOH डिसॉल्व नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कार्बोकैटाइन तो बन जाएगा क्योंकि हमें कार्बोकैटाइन ये दे देगा। लेकिन कार्बोकैटाइन अपनी स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ टर्सरी कार्बोकैटाइन है, स्टेबिलिटी है इसकी, तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एल्कीन बना देगा। तो एक तरह से यहाँ कंपीटिंग हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन की जगह एल्कीन बनेगा। कैसे? इसमें हमारा क्या है, अल्फा कार्बन Cl को लूज करता है और बीटा कार्बन यहाँ 3 है और तीनों के तीनों आइडेंटिकल है, तीनों के तीनों CH3 है। किसी एक बीटा कार्बन में से H को हटाना है और यहाँ कर देना है CH2। मान लो हमने इसमें से हटा दिया H और बाकी दोनों CH3 एज इट इज रहेगा और बाय प्रोडक्ट हमारा HCl आ जाएगा। इस तरह से यहाँ एल्कीन बन रहा है। यदि हम यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी लें तो KOH अल्कोहल में हीट करने पर ये एल्कीन ही देगा हमें, क्योंकि यहाँ पर देखना यह है कि कोई भी हमें न्यूक्लियोफाइल OH- नहीं मिल पाता है, क्योंकि KOH अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होता है। दूसरा कंडीशन क्या है, यदि हमारा ये बेस जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा बल्की हुआ और कार्बोकैटाइन भी बल्की आ रहा है, बेस भी बल्की हो, कार्बोकैटाइन भी बल्की हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 क्लोरोब्यूटेन है। जैसे हम यहाँ ब्रोमो ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और पीछे ऊपर क्लोरो लिया हुआ है और इसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं टर्ट ब्यूटॉक्साइड में। टर्ट ब्यूटॉक्साइड में रिएक्शन करवा रहे हैं। टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन है हमारा, है ना, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो सकता है या पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड हो सकता है, उसमें इसको हम हीट कर रहे हैं। तो क्लियरली हमारा टर्ट ब्यूटॉक्साइड क्या होगा, टर्सरी हो गया तो बल्की होगा। तो बल्की वाला क्या करेगा, अल्फा कार्बन से Br को यानी हेलोजन को हटवाएगा और बीटा कार्बन से H को हटवाएगा। लेकिन अब यहाँ पर फोकस ये करना है कि यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन के जस्ट अटैच वाला जो कार्बन होता है वो बीटा होता है, तो वो डायरेक्टली अटैच वाले यहाँ पर 2 कार्बन है, तो बीटा कार्बन 2 है। अब इस केस में यहाँ पर 2 एल्कीन बनने के चांसेज हैं। अब दोनों एल्कीन में से कौन सा मेजर होगा, इसके लिए हम लोग सेट-जेफ्स रूल फॉलो करते हैं। सेट-जेफ्स रूल को फॉलो करते हैं। जो हमारा बल्की यानी हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो होता है मेजर प्रोडक्ट। तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होना चाहिए। तो देखिए ज़रा, बीटा कार्बन इधर का यदि लिया जाए तो इधर कार्बन एटम का नंबर ज़्यादा है, तो ये बीटा कार्बन ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में H को निकाल कर एल्कीन बनाएगा और ये बीटा कार्बन कम बना पाएगा। क्योंकि यदि हम दोनों का एल्कीन बनाकर देखें तो कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उसको ज़रा कंसीडर करते हैं। यदि यहाँ से H हटता है, CH3CH डबल बॉन्ड, और इसमें से तो Br हटाना है, ये भी CH बचेगा और ये भी CH3 हो गया। दूसरा प्रोडक्ट हमारा CH3CH2, इस बार इसमें से H को हटाना है,
इसमें से तो हैलोजन हटानी है, तो CH डबल बॉन्ड CH2। दोनों में हमारा मेजर प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि ये हमारा हाईली सब्स्टिट्यूटेड, उससे मोर सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे? इसमें डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन जो है उसके दोनों तरफ एक एक कार्बन का चेन आ रहा है। यहाँ पर एक तरफ तो 2 कार्बन का चेन आ रहा है, लेकिन दूसरे तरफ कोई भी कार्बन चेन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये आपका एक्सपोज्ड हो गया एल्कीन। तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। हम ध्यान रखेंगे जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो हमारा ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये किसके अकॉर्डिंगली है? सेट-जब्स रूल के अकॉर्डिंगली है। हमें सेट-जब्स रूल को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि एल्कीन जो हमारा है वो क्यों बनता है इसमें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ इसका कंपीटिंग रिएक्शन है। या तो हम बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग ले लेंगे और उसमें जिसमें डिसॉल्व करेंगे वो भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा कंडीशन क्या कर सकते हैं, हमने बेस को काफ़ी ज़्यादा बल्की ले लिया। इन सब केस में आपका एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा रेदर देन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स लेने जा रहे हैं। मेटल के साथ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि वहां पर हैलोजन है। तो कौन से मेटल के साथ रिएक्शन करेगा? तो हमें यहाँ पर 2 तरह के मेटल के साथ लेना है, एक तो सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम। तो फर्स्ट में हम ले रहे हैं विद Na मेटल। सोडियम मेटल के साथ एक हमारा रिएक्शन है वोट रिएक्शन, और ये 11th में भी था, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब 2 मोल ऑफ एन एल्काइल हैलाइड, इनके 2 मोल लेने हैं, जब रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के प्रेजेंस में इन ड्राई ईथर, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, क्लियरली यहाँ पर इसके भी 2 मोल होंगे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? एल्केन। एल्केन कैसा होगा? इसमें जो एल्काइल ग्रुप है उसके डबलिंग वाला एल्केन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल आप सब देख रहे हैं, तो डबलिंग वाला बनना चाहिए। CH3 CH2 CH2 CH3। रिएक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं इसमें ट्रिक? तो यदि हमारे पास CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Cl 2 मोल है, दोनों Na के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो NaCl हमारा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा 2NaCl। तो ये दोनों, इन दोनों का बॉन्ड लूज हो गया, तो इन दोनों को हमें मिलाकर यहाँ पर एक एल्केन बनाना है। इस बात को ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। यदि हमने यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेन लिया हुआ है, इसके 2 मोल लिया हुआ है, यदि हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Na ड्राई ईथर में, मैं यहाँ पर Na में यानी रिएजेंट में 2 मोल नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमारा यहाँ पर हेक्सेन तो बनेगा क्योंकि ये प्रोपेन है, लेकिन एक्चुअली वो हेक्सेन का ब्रांच आइसोमर होगा, क्योंकि हमारा क्लोरीन जो यहाँ है ब्रांच में लगा हुआ है। तो इस तरह से इसका ब्रांच आइसोमर बन जाता है। यदि इसका हम नोमेनक्लेचर करें, H को आपको अंडरस्टूड मानना है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन दिख रहा है, ये हमारा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन देगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं एक और एग्जांपल वुर्च रिएक्शन का। यदि हमने यहां पर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ले लिया है, इसके 2 मोल का रिएक्शन करवाएं Na ईथर में, तो यहां पर ये भी डबलिंग हो जाएगी, साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं। इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। यदि हम यहां पर क्रॉस करते हैं, 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लें, Na ड्राई ईथर में, इसमें हमारा एक मिक्सचर ऑफ एल्केन बन जाएगा, इसका डबलिंग वाला और इन दोनों का क्रॉस। तो एक यहाँ पर मिक्सचर बन जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को जनरली यूज नहीं करते हैं।
इसकी जगह कोई और रिएक्शन यूज करते जो 11th में था, यहाँ पर हमें उसमें बोदर नहीं होना है। यहाँ पर हमने देखा क्लोरोइथेन जो है ब्यूटेन देगा, क्लोरोमीथेन जो है इथेन देगा अपना डबलिंग वाला, और इन दोनों का क्रॉस जो है प्रोपेन बन जाएगा। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब इसी मेटल वाले में हम दूसरा रिएक्शन करने जा रहे हैं, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन हमारा हेलो बेंजीन का है। हेलो बेंजीन यदि रिएक्शन करता है जैसे क्लोरोबेंजीन, इसके 2 मोल का रिएक्शन हो Na ड्राई ईथर में, तो क्लियरली यहां पर डाइफिनाइल बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो एरोमेटिक के लिए एक तरह से वुर्च रिएक्शन हो गया ये, उसका नाम फिटिक रिएक्शन, क्योंकि इसको फिटिक ने सबसे पहले परफॉर्म किया था। अब इसी में हम एक ले सकते हैं वुर्च फिटिक रिएक्शन। वुर्च फिटिक रिएक्शन में क्या करेंगे, एक हम रिएजेंट एक सबस्ट्रेट ले लेंगे हम फिटिक का, जैसे क्लोरोबेंजीन, और दूसरा सबस्ट्रेट हम ले सकते हैं क्लोरोमीथेन। इन दोनों का यदि हम Na ड्राई ईथर में करते हैं रिएक्शन, तो जैसे ऊपर ये क्रॉस प्रोडक्ट दिया था, तो ये भी अपना क्रॉस प्रोडक्ट देगा, और यही इसमें मेजर होगा। तो हमारा यहाँ पर टॉल्यूइन बन जाएगा। दोनों जगह से Cl रिमूव होगा और Cl की जगह पर CH3 आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर Cl था, उसको हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि यदि बेंजीन में एक ही कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो तो उसको कहीं भी दिखाया जा सकता है। हर एक पोजीशन आइडेंटिकल पोजीशन की तरह है। जब 2 ग्रुप आते हैं तो वहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि हम ऑर्थो पर दिखा रहे हैं, मेटा पर दिखा रहे हैं, पैरा पर दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। अगला रिएक्शन मेटल के साथ हमारा है रिएक्शन विथ Mg मेटल। और इसमें हम ग्रिनार्ड रिएजेंट के बारे में उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम यहाँ पर। इसमें क्या हो जाएगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ ग्रिनार्ड रिएजेंट। ग्रिनार्ड रिएजेंट तो यदि हम किसी भी RX का हेलो एल्केन का रिएक्शन करवाते हैं Mg मेटल के साथ इन ड्राई ईथर, तो Mg की वैलेंसी 2 होती है। Mg का इंसर्शन हो जाता है एल्केन एल्काइल ग्रुप और हेलोजन के बीच में। जैसे हम यदि यहाँ पर क्लोरोइथेन लेते हैं, सेम रिएजेंट लेते हैं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। इसको हम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की तरह पढ़ते हैं। हमारा ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, तो ये हमारा हो जाएगा इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। यदि हम यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन लेते हैं, क्योंकि एराइल हैलाइड भी ग्रिनार्ड रिएजेंट बना सकता है, हमारा यहाँ पर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अब इसको रिएजेंट कहने का क्या मतलब है, तो हम आगे देखेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, उसके प्रिपरेशन के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए हम ग्रिनार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे। अगले वाले चैप्टर आपका अल्कोहल वगैरह के लिए भी लिया जाएगा, इन सब के लिए लिया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह आता है कि ग्रिनार्ड रिएजेंट को हम एनहाइड्रस कंडीशन में ही, ड्राई ईथर में ही क्यों बनाते हैं। और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है वुर्च रिएक्शन वगैरह के लिए भी, उन सब का प्रिपरेशन आपका ड्राई ईथर में ही क्यों होता है। तो यदि हम ग्रिनार्ड रिएजेंट का रीजन पढ़ें तो वैसा ही रीजन वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर मान लेते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया है RX, इसका रिएक्शन हम Mg और वाटर में करवा रहे हैं, तो ये हमें देगा RMgX। और जैसा कि हम जानते हैं Mg यहाँ पॉजिटिव होगी क्योंकि मेटल है, और R यानी कार्बन चेन हमारा नेगेटिव हो गया। अब इसका फर्दर रिएक्शन H2O के साथ हो जाएगा। हम जानते हैं कि RMgX में ज़्यादा
आयनिक नेचर है। तो वाटर में डिजॉल्व होकर हमें आयंस दे देगा R माइनस। R माइनस अपने स्टेबिलिटी के लिए H को एक्सेप्ट करके RH बना लेता है, एल्केन बना लेता है, और OH MgX हमारा बाय प्रोडक्ट आएगा। तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर डिटीरियोरेट हो गया, खराब हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। यदि हमने यहाँ पर मॉइस्चर जरा सा भी डाल दिया निग्लिजिबल अमाउंट में भी, तो क्लियरली हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और फ्री रिएजेंट वाला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम बना रहे हैं उसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, कोई भी प्रोटॉन डोनर वीक प्रोटॉन डोनर, यहाँ तक कि इथाइन और अदर एल्काइन जो टर्मिनल वाला हो, वो भी इसको एल्केन में कन्वर्ट करवा सकता है, वो भी इसको एल्केन में कन्वर्ट करवा सकता है। इसलिए हम कोई भी प्रोटॉन डोनर, इवन अल्कोहल भी नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें ईथर लेना पड़ता है जो प्रोटॉन डोनर नहीं है, क्योंकि इसमें ROR का बॉन्ड है। इस तरह से हमें एनहाइड्रस कंडीशन में इसको प्रिपेयर करेंगे। यदि हम वोट रिएक्शन करवाने लगे वाटर में, यानी तो क्या होने वाला है, वाटर के साथ Na बहुत ईजिली रिएक्शन करता है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो सकता है और रिएक्शन आपका डेंजरस हो सकता है। हम जो चाहते हैं डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन बनाए एल्काइल का, जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड में था एल्काइल ग्रुप, तो वो नहीं बन पाएगा। यानी हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलके कुछ और ही मिलेगा और रिएक्शन डेंजरस कंडीशन में भी जा सकता है उसमें। तो इसलिए हम इन सब केस में ड्राई ईथर लेते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारा इसमें आगे है रिएक्शन विद मेटल हो गया हमारा कंप्लीट। अब करेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। तो हेलोएरिन्स में जो रिएक्शन है उसमें सबसे एग्जांपल के लिए हम सबसे इजीली हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन क्या हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो उसको हम यहां पर देख रहे हैं। तो हम लोग यहां पर करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यदि हम क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं तो काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन में हमें रिएक्शन करवाना पड़ेगा। NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 atm प्रेशर, ये डालेंगे तो आपका यहाँ पर सबसे पहले ONA बनेगा, सोडियम फेनोक्साइड बनेगा। इसके बाद जो HCl रिलीज हुआ है उससे रिएक्शन होकर फिर ये OH में कन्वर्ट होगा, यानी फिनॉल में कन्वर्ट होगा और बाय प्रोडक्ट हमारा NaCl आ जाएगा। तो क्वेश्चन आता है इतने एक्सट्रीम कंडीशन की क्यों रिक्वायरमेंट है? इसलिए क्योंकि क्लोरोबेंजीन में बिल्कुल कुछ वैसी प्रॉपर्टीज है जो हम पीछे फिनॉल के लिए कर चुके हैं। क्लोरोबेंजीन भी आपका रेजोनेंस दिखाता है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आता है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या होगा, CCl बॉन्ड की जो यहाँ पर एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी, वो इंक्रीज हो जाती है। उसके साथ ही यदि ये फिनाइल केटाइन मान लेते हैं कि बन गया है और क्लोरीन माइनस अलग हो गया, तो फिनाइल केटाइन की स्टेबिलिटी जो है बहुत कम है। थर्ड रीजन यहाँ पर निक्लोफाइल से रिएक्शन नहीं करने का। यदि हम क्लोरोबेंजीन जैसे फिनॉल में हमने देखा था कि किस तरह से रेजोनेंस बन रहा है, यदि हम क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस देखें तो उसमें कार्बन पर यानी बेंजीन रिंग पर माइनस चार्ज अवेलेबल है, यानी बेंजीन रिंग यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, जिससे दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो रिपल्सन फील करता है। तो इन सब वजह से रिएक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन यदि इसमें कोई हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, -I या -R वाला ग्रुप लगा दें, तो -I वाला ग्रुप लगाएंगे तो रिएक्टिविटी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, और यदि -R वाला लगा देते हैं तो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है। तो फिर वो रिएक्शन कर सकता है। जैसे यदि हम यहाँ पर पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ले लें और इसका रिएक्शन यदि हम NaOH के साथ करवा रहे हैं तो ये HCl के प्रेजेंस में फर्स्ट सेकेंड बहुत कम टेम्परेचर प्रेशर पर हमें फिनॉल दे देगा और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत कम टेम्परेचर प्रेशर पर हमें ये मिल सकता है। अब इसमें हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो हम लोग इसमें आगे इसके कॉन्सेप्ट को करने के लिए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है कि नहीं, हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का एक रेजोनेंस बना लेते हैं जिससे हमें इसको क्लियरली हमें समझ आएगा। हम जानते हैं क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, जिसमें से एक बेंजीन के साथ बॉन्डिंग में चला जाता है। क्लियरली यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इसके पास, जो कि 3 लोन पेयर्स के फॉर्म में होता है। अब बेंजीन वैसे तो हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, बट sp2 कार्बन होने की वजह से कार्बन का भी यहाँ पर क्या है, sp2 कैरेक्टर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है थोड़ी सी, और साथ में यहाँ डबल बॉन्ड जो है क्या होगा, डीलोकलाइज होता रहेगा। इसलिए प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली शो करता है देन माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर होगा क्या, ये आपका लोन पेयर जो है जैसे फिनॉल में किया था हमने, यहाँ पर डोनेट हो जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो जाएगा इस पर। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया प्लस चार्ज और 2 अल्टरनेट पाई बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, हम यहाँ पर हमने क्या किया, अब ये लोन पेयर जो है यहाँ डोनेट हो जाएगा और यहाँ का पाई बॉन्ड इस पर डीलोकलाइज हो जाएगा। ऊपर का एज इट इज रहना है Cl प्लस, और 2 लोन पेयर्स दोनों पर प्रेजेंट है अलग से तो हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है बॉन्ड बनता है वहाँ पर, और यहाँ पर पाई बॉन्ड आपका फ्री होकर इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। फिर अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है इसके, फिर डोनेट हो जाएगा, और यहाँ पर फिर बॉन्ड फ्री होकर पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाएगा। यहाँ पर अभी एज इट इज है, यहाँ पर बॉन्ड बना ही था पहले, और बॉन्ड यहाँ पर अपीयर होगा, यहाँ पर बनेगा क्योंकि यहाँ से डोनेट हो रहा है, और यहाँ का जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो डीलोकलाइज हुआ। फिर अब अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, फिर ये यहाँ से डोनेट हो जाएगा, और Cl के पास दोबारा इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे। हमारा क्या बनेगा, ये रेजोनेंस, ये बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ का एज इट इज है, यहाँ पर बॉन्ड बनने जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, और 3 लोन पेयर इसके पास दोबारा आ गए। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर दोनों में आइडेंटिकल जैसा दिख रहा है लेकिन बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। तो अब इन तीनों का यदि हम देखें तो बेंजीन रिंग के अंदर क्या है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिपेल कर जाता है, CCl का डबल बॉन्ड कैरेक्टर है 3 स्ट्रक्चर में, यानी ऑलमोस्ट 60% है। 3/5 × 100 हम 60% ले सकते हैं। आपका 60% यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, 60% न्यूक्लियोफिलिक एक्शन। यदि इसमें NO2 ग्रुप लग जाता है तो ये जो लो नेगेटिव चार्जेज है उसको ये विड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो रिपल्शन हो रहा था इसके साथ वो रिपल्शन नहीं हो पाएगा, या उसका रिपल्शन बहुत कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमें लगाना कहाँ पड़ेगा NO2 क्लियरली ऑर्थो पोजीशन, सेकंड पोजीशन, पैरा, और ये भी सेकंड पोजीशन है, यानी ऑर्थो या पैरा पर ही होना चाहिए। यदि NO2 ग्रुप मेटा पर आ गया तो बताइए क्या हमारा मेटा, हमारा ये पोजीशन है, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, थर्ड पोजीशन मेटा होता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नहीं है। तो क्या NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर पाया, तो नहीं कर पाया। तो क्लियरली उससे रिएक्शन आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो फास्ट नहीं हो पाएगा, वो उतना ही ज़्यादा मुश्किल बना हुआ रहेगा, बस थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी माइनस आई इफेक्ट की वजह से। NO2 का माइनस आई इफेक्ट भी है तो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है, लेकिन नेग्लिजिबली इंक्रीज होगी, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट भी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ऑर्थो पर यदि होगा तो ज़्यादा इंक्रीज होगा माइनस आई इफेक्ट, लेकिन मेटा पैरा पर होता है तो कम इंक्रीज हो पाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग करने जा रहे हैं अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन
यानी कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है। क्यों हो सकता है? पीछे हमने क्लोरोबेंजीन का क्या देखा था? रेजोनेंस। उसमें क्या देखा था? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है। तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ईजिली अटैक कर सकता है और वहाँ से जो H प्रेजेंट होता है उस पर उसको हटवा सकता है और खुद वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यानी एक H जो H प्लस के फॉर्म में निकल रहा है वहाँ पर कोई दूसरा प्लस आ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है? तो हमें यहाँ पर करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जिसमें फर्स्ट करेंगे हम नाइट्रेशन। NO2 ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा पर। हमेशा ऑर्थो एंड पैरा ही माइंड में रखना है क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होती है क्लोरोबेंजीन के प्लस आर इफेक्ट की वजह से। तो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे? नाइट्रेशन। ये हमारा 11th में भी था और वहाँ पर हमने मैकेनिज्म भी किया हुआ है इसका। तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन यदि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो आपका यहाँ पर ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव नाइट्रो वाला बनेगा क्लोरोबेंजीन का। ये हमारा ऑर्थो हुआ एंड दिस इज पैरा। इन दोनों में से मेजर, जब भी दो प्रोडक्ट बने तो उसमें से कोई एक मेजर कोई एक माइनर हो सकता है। मेजर मतलब ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। तो मेजर वही होता है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो हमने एक बार किया हुआ है डाइक्लोरोबेंजीन। कौन सा? पैरा वाला ज़्यादा बनता था क्योंकि वहाँ पर क्या था? सिमेट्री। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी सिमेट्री है। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा क्योंकि बेंजीन में जब भी दो ग्रुप आते हैं यानी बाई डेरिवेटिव होता है तो सॉलिड स्टेट में आता है। सॉलिड स्टेट सिमेट्री पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा मेजर हो गया और ये हो जाएगा माइनर। आपकी मर्जी है कि ओनली मेजर प्रोडक्ट यानी पैरा वाला दिखाएं। सेकेंड हम यहाँ पर करेंगे हैलोजिनेशन। एक हैलोजन पहले से दूसरे हैलोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे आप ब्रोमिनेशन करें, Cl यहाँ लगा है, हमने Br2 से रिएक्शन करवाया और FeBr3 ले लिया। इसमें हम डार्क में हीट करेंगे तो क्लियरली यहाँ पर पैरा वाला प्रोडक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, बनेगा ऑर्थो भी। हम सिर्फ मेजर को दिखाते हैं यहाँ पर। आपके लिए हम थोड़ा ऑर्थो को भी दिखा देते हैं। लेकिन ये माइनर रहेगा। आप चाहें तो यहाँ पर क्लोरीन लगा सकते हैं दूसरा AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस और FeBr3 AlCl3 ये सब क्या होता है? लुईस एसिड हम लोग पहले कर चुके हैं। थर्ड हम यहाँ पर करने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपका दो तरह का है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से है। इसमें एक तो हम एल्काइलेशन कर सकते हैं यानी एल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एल्काइलेशन किस तरह से करेंगे? यदि हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करवाएं, एग्जाम्पल के लिए अल्काइल हैलाइड एक हम ले लेते हैं क्लोरोमीथेन और AlCl3 हमारा एनहाइड्रस होना चाहिए कैटलिस्ट यहाँ पर, और डार्क में हम हीट करेंगे तो ऑर्थो एंड पैरा पर आपका CH3 सब्स्टिट्यूट होगा। पहले हम यहाँ पर ऑर्थो दिखा देते हैं, नेक्स्ट हमारा पैरा। और पैरा वाला हमारा क्या हो जाएगा? मेजर। अब यदि इसी में हम एसाइलेशन करना चाहें जिसमें हमारा कीटोन बनेगा, एसाइलेशन हमारा एसाइल ग्रुप के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। एसाइल ग्रुप हमारा क्या होता है? ACYL। हमारा होता है RCO ग्रुप, एसाइल ग्रुप कहलाता है। इसके साथ हम X रखेंगे तो X को हटाकर हम COR को हम सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं बेंजीन में, तो उसको कहा जाएगा एसाइलेशन। तो X जनरली हम क्या लेते हैं? Cl, क्योंकि उसको रिमूव करना आसान हो जाता है। तो देखिए सेकेंड हमारा इसका है एसाइलेशन।
एसाइलेशन में हम क्लोरोबेंजीन यहाँ लेने जा रहे हैं। इसका रिएक्शन यदि हम एसाइल हैलाइड, उसमें हम एसिटाइल ले लेते हैं, एसिटाइल क्लोराइड एग्जाम्पल में, वही AlCl3 एनहाइड्रस होना चाहिए। डार्क में हीट करेंगे तो क्लियरली हमारा ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेगा। जिसमें से पैरा वाला ही हमारा मेजर होता है और ऑर्थो वाला हमारा माइनर होगा। पैरा के मेजर होने का वही रीजन है, कौन सा? सिमेट्री। ये हमारा माइनर हो गया यहाँ पर, इस बात को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सल्फोनेशन। यदि हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन ओनली सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करवाएं, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, एक्चुअली ये ओलियम के फॉर्म में होता है जनरली, तो हमारा पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर हो जाएगा, SO3H लग जाएगा। इसमें से हमारा OH निकलना है और बेंजीन में से H निकलेगा, H2O हमारा बाई प्रोडक्ट होता है। तो ये पैरा तो हमारा मेजर हो गया और माइनर कौन सा होगा? ऑर्थो वाला। ये हो जाएगा मेजर। यदि हम बाय प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो H2O आ जाएगा। तो ओलियम क्या होता है? ओलियम होता है एक्चुअली H2SO4 में यदि SO3 ये पहले से कॉन्सेंट्रेटेड होता है 60% या उससे थोड़ा ऊपर होता है, और SO3 को जब उसमें मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है H2S2O7, और ये फ्यूमिंग H2SO4 होता है, क्योंकि SO3 गैस का फ्यूम्स निकलता रहता है। इसी को हम ओलियम कहते हैं। उसी को हमें यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करनी है जिससे रिएक्शन ज़्यादा फास्ट हो। अब इसके बाद हम करते हैं बात, क्लोरोबेंजीन हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था जो हम पीछे डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करवाता है, क्योंकि हमने इसमें डिस्कस किया था रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस में कौन सा होता है? +R, क्योंकि Cl हमारा -I इफेक्ट वाला है बट वीकली -I इफेक्ट वाला है। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं दोबारा एक बार इस तरफ इशारा कर रहा हूँ, इसको एक बार और समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास sp2 कार्बन है जो कि डीलोकलाइज होता है, इसमें डबल बॉन्ड इसमें डीलोकलाइज होता रहता है, जिसकी वजह से इसका अपना लोन पेयर देकर रेजोनेंस बनाना पड़ेगा। इसलिए क्लोरीन हमें +R इफेक्ट शो करता है -I होने के बाद भी, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बन जाता है। फिर तो जो कोई भी +R शो करेगा सबके सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे, लेकिन जो -R शो करेगा वो आपका क्या होगा? मेटा डायरेक्टर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है, जो -I है और +R दिखाता है उसकी +R बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन जो ओनली +R है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।